हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम पोल साइंस डिसिप्लिन का यूनिट 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार। ये आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो है। ये DU SOL NCVEB ये सब के लिए है और पार्ट 2 है। ये आपका पार्ट 1 आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। ये आप देख लेना। हम अपना यूनिट 2 के टॉपिक्स देख लेते हैं। देखिए, आपका स्वतंत्रता का टॉपिक ये था जो हमने किया हुआ है पूरा, और आज के इस वीडियो में हम समानता करेंगे। ये टॉपिक है आपका, ठीक है। और न्याय और अधिकार ये आपके चलिए नेक्स्ट आज वीडियो के में इस वीडियो को हम कंप्लीट हो स्टार्ट जाएंगे। करते हैं। देखिए, आपका जो टॉपिक था वो क्या था? समानता। समानता की अवधारणा। अब समानता की अवधारणा क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। समानता किसी हद तक आधुनिक अवधारणा है। आज मानव समाज आदमी आदमी के जिस तरह समानता की आवश्यकता महसूस करता है, उस तरह उसने हमेशा महसूस नहीं किया है। क्या मतलब है इस चीज़ का? कि समानता जैसे आप आधुनिक समय में अभी प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है कि पहले से भी वो समानता थी। नहीं, पहले से हमारे पास इतनी समानताएं नहीं थी, बल्कि बहुत सारे असमानताएं, भेदभाव फैली हुई थी। कैसे? आगे हम पढ़ते हैं। पश्चिमी दुनिया में राजाओं को राज करने का दैवीय अधिकार प्राप्त माना जाता है। मतलब पहले के ज़माने में माना जाता है कि जो देवी अधिकार है, दैवीय अधिकार मतलब भगवान से अधिकार प्राप्त है राजाओं को कि वो क्या करेंगे, लोगों पे शासन करेंगे। ऐसा ही अपने अपने क्षेत्रों की हद तक सामंत श्रीमंतों के संबंध में भी समझा जाता था। उधर पादरी पुरोहित यह मानते थे कि जैसे सर्वज्ञ वह है, वैसा और कोई हो ही नहीं सकता। मतलब पुरोहित, जो पादरी पुरोहित हैं, वो क्या मानते थे कि सबसे श्रेष्ठ वही है, उन जैसा श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। स्वयं हमारे देश में, स्वयं अगर हम अपनी भारत की बात करें तो ब्राह्मण समाज के शीर्ष पर थे। कि हम भी पहले, आप आपने अगर 11th-12th में आर्ट्स लिया हुआ तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे ऊपर किसे माना जाता था? ब्राह्मण को। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्षत्रिय, थर्ड नंबर पे वैश्य और फोर्थ नंबर पे शूद्र को माना जाता था। तो ब्राह्मण का काम क्या हुआ करता था कि वो वेद पढ़ेंगे, वो दान लेंगे, है ना, और यज्ञ कराएंगे। ये सारे जो पवित्र काम थे वो ब्राह्मण के माने जाते थे। और राजा का काम क्या होता था? क्षत्रिय का काम क्या होता था कि वो लोगों की रक्षा करेगा और लोगों को दान देगा, ब्राह्मण को दान देगा, और ये सारी चीज़ें जो शासन करेगा लोगों पे, ये सारा काम क्षत्रिय का होता था। वैश्य का काम क्या होता था कि वो क्या करेंगे? वाणिज्य व्यापार करेंगे, सूदखोरी करेंगे। सूदखोरी का मतलब ब्याज लेने वाला। तो वो ब्याज लेकर क्या करेंगे? धन कमा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें वैश्य का काम था। दलित का काम क्या था कि उसे कोई उच्च प्राप्त नहीं था अधिकार। उनकी इजारेदारी सभी छोटे हकों और कामों पर ही निर्भर थी, कि उनको ज़्यादा कुछ अधिकार नहीं दिया हुआ था। वो बहुत जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो सारे काम किया करते थे। जैसे हजारों साल कायम रही ये जो चीज़ थी ना, हजारों साल तक कायम रही थी। शूद्र का काम हुआ करता था वैसे कि जो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण है, उनका क्या करना? ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय और वैश्य, उनका वो करना, दास बनना। क्योंकि जो ब्राह्मण होते थे वो बहुत घृणा करते थे शूद्र से, तो उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। तो इस वजह से जो क्षत्रिय और वैश्य, उनका ही दास बनने का काम जो शूद्र का हुआ करता था। तो यूनानी काल में समानता साबित करने की सीमित और बहुत कमज़ोर कोशिश की गई। तो हम देख सकते हैं कि यूनानी काल में क्या हुआ था कि समानता साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत कमज़ोर। बहुत कमज़ोर मतलब इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं की गई। आखिरकार 17वीं सदी में हम देखते हैं कि अधिकारों को लेकर यूरोप में स्वतंत्रता की मांग की गई। और फिर पहले स्वतंत्रता की मांग हुई, बाद में जाके कहीं हम देखते हैं कि समानता की मांग की गई। 18वीं-19वीं शताब्दी में जाकर, सदी में जाकर समानता की मांग की गई। और क्या बोला गया कि स्वतंत्रता तभी मिल सकती है हमको जब समानता होगा। तो इस वजह से ही कहीं जाकर समानता की मांग की गई थी। सबसे पहले ये मांग व्यापारियों ने की थी। जब सामंत श्रीमंतों और राजाओं के साथ साथ उनके पास भी संपत्ति, आर्थिक रुतबा है। मतलब उन्होंने क्या मांग की थी कि व्यापारियों का कहना था कि जितना रुतबा राजा के पास है, सामंतों के पास है, उतना ही रुतबा उनके पास है, उतना ही धन उनके पास है, तो उनको कानूनी
दर्जा, उनकी बराबरी क्यों नहीं दी जा रही, सामंत की इक्वल उनको क्यों नहीं रखा जा रहा, उनको वो अधिकार क्यों नहीं मिल रहे जो एक राजा को, सामंत को मिल रहा है। तो उदाहरण के लिए टाउनी के शब्दों में इंग्लैंड में वस्तु स्थिति निम्नलिखित ढंग की थी। कैसे थी? चूंकि असमानताओं में से सबसे खास आर्थिक नहीं बल्कि कानूनी असमानताएं थी, इसलिए संपत्ति की असमानता नहीं बल्कि कानूनी विशेषाधिकार पर सबसे पहले प्रहार किया गया। कि पैसे से रिलेटेड जो असमानताएं थी वो तो बाद में जाकर हम बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कानूनी विशेषाधिकार, कि उन लोगों को क्या किया गया था, कानून की तरफ से एक विशेष अधिकार मिला हुआ था। सुधारकों का प्राथमिक लक्ष्य कानूनी समानता प्राप्त करना था, क्योंकि ऐसा समझा गया है कि उसके प्राप्त हो जाने के बाद आर्थिक समानता वांछित सीमा तक स्वतः ही स्थापित हो जाएगी। कि मतलब अगर उनको विशेष अधिकार दे दिया जाएगा कानून का तो ऑलरेडी वो धनवान हो ही जाएंगे, है ना। इसी प्रकार फ्रांस में मुद्दा आर्थिक समानता नहीं बल्कि कानून अधिकार था। मतलब कि फ्रांस में मुद्दा आर्थिक समानता करना बिल्कुल भी नहीं था, मतलब इसका ये था कि कानूनी अधिकार उनको प्रोवाइड किया जाए। जितना अधिकार एक सामंत राजा को कानून में अधिकार दिया गया उतना ही एक व्यापारी को या शूद्रों को दिया जाए। समानता के लिए किए गए संघर्ष ने संपत्ति पर आधारित नए अभिजात वर्ग को भूमि पर आधारित पुराने अभिजात वर्ग की बराबरी के स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया। फिर कहीं जाकर क्या हो जाता है कि जो जैसे अभिजात वर्ग, आप जानते हो अभिजात वर्ग कौन होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, तो उन लोगों के बराबरी खड़ा कर दिया गया, बाद में जाके आ जाता है ये सारी चीज़ें। आगे देखिए, समानता के लिए चलने वाले संघर्ष में एक बहुत ही अहम मील का पत्थर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में महिला मत अधिकारवादियों, जिसके प्रयत्नों के फलस्वरूप महिलाओं को मताधिकार दिया जाना था, उसी सदी में ब्रिटेन जैसी साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भारत जैसे उपनिवेशों के स्वतंत्रता आंदोलन फलीभूत हुए, जिससे समानता की यात्रा को और भी गति मिली। क्या मतलब है कि कहीं बाद में जाकर क्या हुआ था कि बहुत संघर्ष के बाद महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। ये अगर संघर्ष नहीं होता तो ये सारे चीज़ संभव बिल्कुल नहीं था कि महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया जाता, है ना। तो बहुत संघर्ष के बाद ये सारी चीज़ें हो सकी। तो आप इससे आप क्या समझते हो कि आपको ये जब आप लिखोगे ना समानता का परिचय, तो इसमें ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करोगे कि पहले टाइम पे हमारे पास समानता नहीं थी, ये अभी के टाइम पे आधुनिक काल के समय से स्टार्ट हुआ है समानता। कि समानता क्या होती है? समानता होती है किसी भी चीज़ में सबका इक्वल अधिकार, वो हमारी समानता होती है। और किन किन चीज़ों की अधिकार, ये हम आज इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आगे देखिए, समानता का अर्थ क्या है? सामाजिक संदर्भ में समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान, अलग अलग नहीं, अधिकार या प्रतिष्ठा को आप स्टेटस बोल सकते हो, रखते हैं। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समान अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं पर समान पहुंच आदि आते हैं। सामाजिक समानता में स्वास्थ्य समानता, आर्थिक समानता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भी आती है। इसके अलावा समान अवसर तथा समान दायित्व भी इसके अंतर्गत आते हैं। क्या इससे आपको समझ में आया कि जो समानता होता है, समानता का मतलब ही यही चीज़ होता है कि सबको एक समान क्या किया जाए, अधिकार दिया जाए, अलग अलग नहीं, सबको एक समान अधिकार दिया जाए। और एक न्यूनतम आवश्यकता, जो भी उनकी आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। तो किन किन चीज़ों के अधिकार उनको मिलते हैं? सुरक्षा का अधिकार, मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता मतलब बोलने का अधिकार, एकत्र होने का अधिकार कि एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं वो, संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तुओं का अधिकार, सेवाओं का अधिकार, ये सारी जो अधिकारें हैं ना वो सब आ जाती है समानता के अर्थ में। तो समानता का अर्थ है कि सबको समान
अवसर देना, सबको समान अधिकार देना। नेक्स्ट देखिए, विचारकों के अनुसार समानता क्या होती है। अब विचारकों के अनुसार समानता क्या होती है ये हम देखते हैं। तो देखिए, लॉस्की के अनुसार समानता क्या होती है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान जैसा व्यवहार किया जाए। ऐसा कौन कह रहा है? लॉस्की कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समानता का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार करना ही समानता है। यदि ईंट ढोने वाले का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। मतलब अगर एक ईंट ढोने वाले व्यक्ति का भी जो वो पैसे कमाता है उतना ही पैसा अगर एक इंजीनियर को दिया जाए तो क्या वो उचित होगा? बिल्कुल उचित नहीं होगा। और वो उद्देश्य जो होगा, लोगों का जो एम करने का कि हम ये बनेंगे, तो वो लोग तो करेंगे नहीं ना वो चीज़। वो सोचेंगे कि हम तो जब ईंट ढोकर भी उतना ही पैसे कमाएंगे तो हम क्यों इतना पढ़ाई करें। इसलिए समानता का अर्थ यह है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे। कि ये बोलते हैं कि लॉस्की के अनुसार समानता का अर्थ ये चीज़ है कि किसी को एक स्पेशल अधिकार ना दिया जाए, तो ये समानता है। विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। कि विशेषाधिकार वर्ग जो है ना, जो जिसको एक विशेष अधिकार दिया गया है, उसकी अनुपस्थिति हो। उस अनुपस्थिति मतलब उसकी उपस्थिति ना हो, कोई भी विशेष अधिकार ना दिए जाए, तो क्या हो जाएगा? सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। और सबको अवसर क्या होना चाहिए? एक समान प्राप्त होना चाहिए। समानता का अर्थ सभी को अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार विकास के समुचित अवसर प्रदान करना है। कि सबको क्या करना? शक्ति के अनुसार जो भी उसकी योग्यता है, कि जो भी उसके स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए? अवसर प्रदान करना चाहिए। मान लो कि अगर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो यूपीएससी में वो सिलेक्ट हो जाता है और वो आईएएस बनने के लायक है, तो उसको वो अवसर मिलना चाहिए कि वो एक आईएएस ऑफिसर बन सके। तो ये अवसर होता है। ठीक है। आगे देखिए, समानता के उदारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व लॉस्की ने किया। कि उदारवादियों का जो दृष्टिकोण है उनका प्रतिनिधित्व किसने किया था? लॉस्की ने किया था। कि उदारवादी क्या कहते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक तथा कानूनी स्वतंत्रता को आवश्यक बताया तथा आर्थिक समानता की बात नहीं की। कि उदारवादियों को कहना है कि सामाजिक, कानूनी और स्वतंत्रता, राजनीति, इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए? कि समान अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने आर्थिक समानता की बिल्कुल भी बात नहीं की, पैसे से रिलेटेड बिल्कुल भी बात नहीं की। लॉस्की के अनुसार समानता से तात्पर्य है कि व्यक्ति के विकास में जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है वह सभी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता पूर्वक समाज तथा राज्य द्वारा प्रदान किए जाएं। मतलब जो भी चीज़ एक इंसान को ज़रूरत है अपना जीवन चलाने के लिए, वो सभी चीज़ निष्पक्ष रूप से सबको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, है ना। समाज में कोई विशेष हित ना हो, कोई विशेष वर्ग अथवा व्यक्ति स्वराज्य की शक्ति को अपने ही हित के लिए प्रयोग ना कर सके। कि कोई भी एक इंसान को स्पेशल अधिकार ना दिया जाए कि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर और क्या करे? सरकार, स्वराज्य का मतलब कि अपने अधिकार के लिए वो उस चीज़ को प्रयोग कर सके, सरकार को प्रयोग कर सके और सिर्फ अपना ही फ़ायदा करवाए, ऐसा कोई अधिकार ही ना दिया जाए लोगों को। ठीक है। लॉस्की ने समानता के लिए 3 प्रमुख आवश्यकताएं बताई है कि कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं जो सरकार को देनी चाहिए लोगों को। तो फर्स्ट है विशेष सुविधाओं का अभाव। कि किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं देना चाहिए, जो एक नॉर्मल इंसान को सुविधा मिल रहा है वही सबको मिलना चाहिए। किसी एक इंसान को या किसी एक वर्ग को विशेष सुविधा नहीं दिया जाए, तो वही होता है आपका विशेष सुविधाओं का अभाव। सेकंड, सभी के लिए समान अवसरों की उपलब्धि। कि सभी को समान अवसर मिलेंगे कि वो हर फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी पोस्ट पे रह सकता है अगर उनमें स्किल्स है, वो अगर उस लायक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? अवसर की सबको इक्वल समानता देना चाहिए। सबकी प्राथमिक आवश्यकताओं की सबसे पहले पूर्ति। कि जो भी एक इंसान को जीने के लिए प्राथमिक आवश्यकता होती है वो सभी चीज़ प्रोवाइड करवाना किसका काम है? सरकार का काम है कि सबको इक्वल देखे वो,
कि ऐसा ना हो कि एक वर्ग को मिल रहा है और दूसरे वर्ग को नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं असमानता हो जाएगी। तो सबकी प्राथमिक आवश्यकताओं की सबसे पहले पूर्ति करना ही समानता होती है। तो ये 3 आवश्यकताओं के बारे में लॉस्की ने हमें बताया है। ब्रायन टर्नल ने अपनी पुस्तक इक्वालिटी में क्या बताया है समानता के बारे में, ये पढ़ते हैं। ब्रायन टर्नल ने अपनी पुस्तक इक्वालिटी में वर्तमान समय के विश्व के संबंध में समानता का एक सरल अर्थ प्रस्तुत किया है। इन्होंने समानता में 4 तत्व मतलब आप बोल सकते हो कि अर्थ को शामिल किया है। कि इन्होंने कहा है कि 4 प्रकार से आप देख सकते हो कि समानता का अर्थ क्या होता है। तो पहला इन्होंने बोला है कि लोगों की मुख्य समानता, लोगों की जो मुख्य समानता होती है वो। सेकंड, अवसर की समानता। थर्ड, परिस्थितियों की समानता। फोर्थ, परिणामों की समानता। तो ये सारी चीज़ हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट था लोगों की मुख्य समानता। लोगों की मुख्य समानता क्या थी? सभी सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक प्रथाओं का भाग है। जैसे ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है, यह मनुष्य के एक रूप में मनुष्य की समानता से संबंधित है। मतलब सभी जैसे ईश्वर के दृष्टि में समान है, वैसे ही क्या करना चाहिए सरकार को कि लोगों को समानता देना चाहिए, कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो किसी भी चीज़ में हो सकती है जो लोगों की भलाई के लिए हो। जैसे कि रंग में, कि आपको पता है कि जातियों में भेदभाव होता है, रंग में भेदभाव होता है, धर्म से रिलेटेड भेदभाव होता है। तो जितने भी तरीके की भेदभाव समाज में ना, उन सभी चीज़ को अलग करके और लोगों के बीच में क्या करना, समानता बिठाना ही लोगों की मुख्य समानता है। सेकंड, अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं तक पहुंच, उपलब्धि और योग्यताओं के आधार पर सभी को सर्वव्यापक स्तर पर सुलभ होने चाहिए। मतलब कि जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को या समाज के सभी वर्गों को एक समान क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। कि वो अगर किसी भी फील्ड में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए उन्हें पूरा अवसर दिया जाए कि वो बन सकते हैं वो चीज़। कि उदाहरण के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अवसरों की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। कि अगर उनको अवसर ही नहीं दिया जाएगा वो चीज़ बनने का, आईएएस बनने का या इंजीनियर बनने का अवसर ही नहीं दिया जाएगा, तो वो बनेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो इंसान को या समाज में क्या होना चाहिए, अवसर की समानता देना चाहिए। थर्ड है आपका परिस्थितियों की समानता। अब परिस्थितियों की समानता क्या होती है? इस समानता में यह है कि अवसर की समानता तक पहुंचने के लिए एक जरिया है। उदाहरण के लिए कोचिंग सेंटर, कोर्स, कक्षाएं आदि। मतलब अगर आपको अवसर दे दिया जाता है सरकार की तरफ से, आपको पूरी समानता है कि अवसर मिल गया, लेकिन परिस्थितियां नहीं है, मतलब कि कोचिंग सेंटर ही नहीं है उस तक पहुंचने के लिए, तो आप कैसे वो स्किल प्राप्त कर पाओगे ना। तो इसलिए परिस्थितियों की समानता क्या होती है कि वो एक जरिया है जो आपको अवसर तक पहुंचाता है। फोर्थ देखिए, परिणामों की समानता। अब परिणामों की समानता क्या होती है? इस समानता में यह है कि अवसर की समानता तो है, लेकिन उसके लिए लोगों की स्थिति भी उस तरह होनी चाहिए कि वह अवसर की समानता का लाभ उठा पाए। कैसे? इसलिए अवसर की समानता तक पहुंचने के लिए लोगों की स्थिति को बेहतर बनाना ही परिणामों की समानता है। कि लोगों को उस हद तक काबिल बना देना कि लोग क्या कर सके, कोचिंग सेंटर में जा पाए, कोर्स मतलब कोर्स उनको मिल पाए, कक्षाएं वो ले सके। तो वो कब होगा? जब सरकार उनके लिए नए नए योजनाएं लाएंगे। उदाहरण के लिए एक गरीब छात्र जो पढ़ने के लिए किताब को नहीं खरीद पाता है, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो वह अवसर की समानता का लाभ नहीं उठा पाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या अवसर की समानता, परिस्थितियों की समानता, परिणामों की समानता, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर अवसर की समानता है आपके पास तो क्या होगा कि आप परिस्थितियों की समानता तक पहुंचने के लिए एक जरिया है। परिस्थिति मतलब अवसर जो है, अगर आपको अवसर मिल भी गया है वो चीज़ का, लेकिन आपके पास वो साधन नहीं है कि आप वो पहुंच सको, कि आपके पास कोचिंग सेंटर ही नहीं होगा तो आप कैसे वो हासिल कर पाओगे, है ना। तो वैसे ही परिणामों की समानता क्या होती है कि वो जो आप मान लो कि कोचिंग सेंटर तक भी नहीं पहुंच पाए, तो कि कोचिंग सेंटर तो है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है उस कोचिंग सेंटर में फ़ीस देने के लिए, ताकि आप वो कौशल हासिल कर पाओ। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है। तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी।
नेक्स्ट है समानता के प्रकार। अभी देखिए हमने क्या पढ़ा कि ब्रायन डर्नल ने क्या कहा था कि समानता 4 प्रकार से हम उसको देख सकते हैं कि समानता क्या होती है। अर्थ बताया था उन्होंने समानता का 4 प्रकार से। तो अब देखिए उसी चीज़ को हम देखते हैं कि ठीक है वो सारी चीज़ें दे दी गई, लेकिन क्या वो चीज़ समानता सिर्फ दे दी जाने से हो जाएगी या नहीं होगी। तो देखिए अब हम समानता के प्रकार देखते हैं कि फर्स्ट में क्या बोलते हो, औपचारिक समानता। औपचारिक समानता आप ये बोल सकते हो कि लोगों की मुख्य समानता जो है वो सिर्फ औपचारिक मात्र बन के रह गई। औपचारिक का मतलब होता है कि दिखावा मात्र बनकर रह जाए, तो है ना। सेकंड है अवसर की समानता। थर्ड है परिणामों की समानता। तो अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या ये चीज़ हकीकत में हो पाती है कि नहीं। फर्स्ट देखिए औपचारिक समानता। अब औपचारिक समानता मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि लोगों की जो मुख्य समानता है उसको ही क्या कर देना कि सिर्फ औपचारिक मात्र बन जाता है वो समानता, कि सिर्फ दिखावा मात्र समानता बनकर रह जाता है। स्थिति का नाम है कि एक स्थिति है जिसे हम औपचारिक समानता कह सकते हैं, जिनमें एक देश के संविधान द्वारा सभी नागरिकों के लिए समानता की घोषणा कर दी जाए, लेकिन उस समानता की स्थिति को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक सार्थक प्रयत्न न किए जाए। ऐसे स्थिति में नागरिकों की समानता संविधान के पृष्ठों पर ही रह जाती है, जीवन की वास्तविकता नहीं बन पाती। यदि एक देश में जाति और धर्म के आधार पर बहुत अधिक भेदभाव की जाती है तो उस स्थिति में आर्थिक क्षेत्र में इतनी अधिक विषमताएं हो कि धनी व्यक्ति अपने धन के बलबूते पर निर्धन व्यक्तियों पर मनचाहा दबाव डाल सके, तो समानता एक, ये आप इसे आप काट दीजिएगा, एक घोषणा बनकर रह जाती है, वास्तविकता का रूप नहीं ले पाती। क्या मतलब है कि मान लीजिए संविधान है, संविधान में हमें दिया हुआ है कि हमें इन बहुत सारी चीज़ों की समानता है, लेकिन वो सारी समानताएं सिर्फ संविधान के पेजों पर ही रह गई, तो क्या करेंगे हम? फिर क्या होगा कि सिर्फ वो उसके पेज पर ही सीमित रहेगी, उसके लिए कुछ कदम नहीं उठाया जाएगा, तो क्या वो समानता अपने आप हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो वैसे ही औपचारिक समानता है कि सिर्फ ये दिखावा मात्र बनकर रह गई है। अगर ऐसा होगा कि समानता सिर्फ मात्र दिखावा बन के रह जाएगी, तो फिर क्या अमीर लोग करेंगे कि धनी लोग गरीबों का शोषण करना स्टार्ट कर देंगे, तो वास्तविकता का रूप नहीं ले पाएगा, सिर्फ ये घोषणा मात्र बनकर रह जाएगा। इसी चीज़ को औपचारिक समानता कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सेकंड देखिए अवसर की समानता। अवसर की समानता में हमने क्या चीज़ पढ़ा कि अवसर की समानता का अर्थ उन सभी अवरोधों को दूर करना जिनके कारण व्यक्तिगत आत्मविकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसका आशय है कि व्यवसाय प्रतिभावान व्यक्ति के लिए ही खुले होने चाहिए और विकास में उपलब्धियां योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। मतलब अवसर तो दे दिया गया सबको, ठीक है, लेकिन अगर उस अवसर में ही भ्रष्टाचार हो जाए कि मान लो कि एक आईएएस बना है, ठीक है, वो आईएएस बनने के लायक नहीं है लेकिन उसको बना दिया गया है, तो क्या होगा? मतलब अवसर की तो समानता है, लेकिन क्या हो रहा है उसमें कि भ्रष्टाचार होकर उसको किसी और को जो आदमी योग्य है भी नहीं उस चीज़ के, उसको बना दिया जा रहा है आईएएस, तो इसमें घोटाला हो जाएगा ना, फिर ये चीज़ गलत हो जाएगी, तो वो समानता कहाँ से हो जाएगी? फिर तो वही चीज़ आ गया ना कि धनी लोग आगे बढ़ जाएंगे, गरीब फिर से पीछे रह जाएंगे, तो ये भेदभाव हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि इसका आशय है कि व्यवसाय जो प्रतिभावान व्यक्ति है उसके लिए ही खुले होने चाहिए, विकास में उपलब्धियां योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। सामाजिक स्थिति, पारिवारिक संबंधों व ऐसे ही अन्य कारकों का हस्तक्षेप नहीं होने देना चाहिए कि सामाजिक स्थिति या पारिवारिक संबंधों की वजह से कोई भी इंसान कुछ बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको रोका जाए समाज की तरफ से या घर की तरफ से कि नहीं तुम इस लायक नहीं हो या तुम नहीं बन सकते हो। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। जिसको जो बनने का मन है उसको पूरी आज़ादी है, वो उसे पूरा वो अवसर मिलता है कि वो बन सकता है ना, अगर उसमें वो चीज़ योग्यता है। समानता का तात्पर्य अवसर की समानता से है।
राज्य की ओर से सबको समान समझा जाए, जाति, रंग, नस्ल, धर्म आदि के कारण किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, है ना। किसी वर्ग या समुदाय या संप्रदाय को विशेष अधिकार नहीं दिए जाए। जब विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो फिर भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। अन्यथा समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से है। आगे देखिए, प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति क्या होता है। अब अवसर की समानता में हम प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति और गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति देखते हैं कि होता क्या है। प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब होता है कंपटीशन और गैर प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब होता है नॉन कंपटीशन। तो जिस स्थिति में, अब कंपटीशन का मतलब क्या होता है, जिस स्थिति में उम्मीदवारों को एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयत्न करना पड़ता है, ऐसी स्थिति को प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्ज़ाम में प्रथम आना या किसी रेस में पार्टिसिपेट करके जीत जाना, है ना, या पूरे स्कूल में प्रथम आना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ें, है ना। तो इसमें हम अगर अवसर की समानता देखते हैं तो ये कैसे काम करेगी कि अवसर की समानता प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में यह होगा कि सबका एक जैसा परिणाम आएगा, कि सारे रेस में प्रथम आ जाएंगे या पूरे स्कूल में सभी प्रथम आएंगे, है ना। तो ये हो जाता है इसमें प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में अवसर की समानता। अब गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में आप क्या देखते हो अवसर की समानता को, किसी भी क्षेत्र में अनेक व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभा, परिश्रम एवं निरंतर तैयारी के बल पर एक साथ प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं, कि उन्हें पूरा अवसर है कि वो अगर आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो अब उसके लिए क्या चाहिए, योग्यता चाहिए ना, कि उसमें एक जुनून हो वो चीज़ करने का, प्रतिभा चाहिए, परिश्रम चाहिए, बल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तब जाके वो क्या कर सकता है, कंपटीशन गैर प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को पा सकता है। जैसे कि अगर डॉक्टर बनना है किसी को, तो उसके लिए क्या करना, अवसर की समानता का इसमें काम क्या आएगा कि अवसर की समानता यह है कि इसमें राज्य से यह आशा की जाती है कि वहाँ व्यक्तियों को श्रेष्ठता, एक्सीलेंस अर्जित करने में ठोस सहायता देगा। कि वो कैसे सहायता देगा, राज्य उसको या सरकार कैसे सहायता देगा उसको, कि वो इसके बीच में वहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो चीज़ों की उसको ज़रूरत होगी वो चीज़ें देगा। जैसे कि उदाहरण के लिए सरकार को सब लोगों के लिए अच्छी जीवन जीने के लिए स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा, उन्नति के समान अवसरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर वो शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, आराम से स्वस्थ रहेंगे, या लोगों की जो आम परेशानी होती है उन सब चीज़ जो पैसे से रिलेटेड होती है वो सारी चीज़ें उनकी ठीक रहेगी, कि वो अपना सर्वाइव कर सकते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं अवसर की समानता अपने आप मिल जाएगी उनको, है ना, कि वो उस तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो एक गरीब इंसान होता है, ये गरीब जो स्टूडेंट होता है, वो क्या, उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल लगता है ना। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लगेगा। देखिए परिणामों की समानता। अब परिणामों की समानता क्या चीज़ थी, अभी हमने पढ़ा कि ब्रायन टर्नर ने क्या कहा था कि परिणामों की समानता उनके अनुसार से वो चीज़ थी जो अवसर तक पहुंचाने का काम करती है। कि एक बच्चा जो गरीब है वो किताब नहीं खरीद सकता है, तो सरकार क्या कर सकती है, उस किताब को सस्ता कर सकती है या उसको उस चीज़ के लायक बना सकती है ना, कि वो किताब खरीद पाए। तो परिणाम की समानता यह मांग करती है कि समाज में आय, संपदा तथा अन्य सामाजिक वस्तुओं का पूरी तरह समान वितरण कर देना चाहिए, ताकि मनुष्य में कोई भेद न रहे, सबको समान सुख, समान शक्ति और समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो। भिन्न भिन्न मनुष्य भिन्न भिन्न सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, कि अलग अलग वर्ग से लोग आते हैं, गरीब, अमीर, हर तरीके के लोग होते हैं। तो माता पिता अपनी संतान को अत्यंत योग्य बनाने के लिए कठिन परिश्रम और यहाँ पे आपका त्याग आएगा, ठीक है, त्याग करते हैं। जब सबको एक ही फल मिलेगा तो कोई किसी के लिए इतना त्याग क्यों करेगा। तो आप देख सकते हैं कि परिणामों की समानता में अगर देखा जाए, अगर समानता दे दी जाएगी तो क्या हो जाएगा कि कोई भी मेहनत ही नहीं करना चाहेगा ना उस चीज़ को हासिल करने के लिए, मेहनत ही नहीं करेगा। फिर सरकार सबको इक्वल बांटता रह जाएगा। फिर क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि किसी को भी वो चीज़ हासिल नहीं हो पाएगा। फिर कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से हम पहले आए थे, कि असमानताएं फैल जाएगी और भेदभाव होने लग जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप देखिए, आपको मैंने सिर्फ इतना दिया है, आप इसको और भी बनाकर लिख सकते हो खुद से,
तो ये एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप खुद से बना सकते हो। आगे देखिए, समानता के विभिन्न आयाम। अब समानता के विभिन्न आयाम क्या चीज़ है कि अभी हमने पढ़ा कि समानता हर चीज़ में दे दी जाएगी तो क्या होगा कि वो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि फिर से अमीर लोग गरीबों का शोषण करने लग जाएंगे, कि कभी ना कभी तो ये होगा कि कोई अमीर, जो गरीब इंसान है वो अगर अमीर बन जाएगा तो क्या होगा कि फिर से भेदभाव हो जाएगा कि फिर कोई गरीब हो जाएगा, क्योंकि सभी अमीर बने हुए तो नहीं रह सकते, क्योंकि अमीर बनेगा तो वो दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि गलत जो समानता है कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएगी। तो अधिकतम सीमा, आयाम का मतलब होता है अधिकतम सीमा, मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए इसकी। समानता के सिद्धांत को सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। इसी कारण हम समानता के विभिन्न आयामों की व्याख्या करते हैं। वास्तव में यह सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समानता के मुख्य 3 आएगा यहाँ, ठीक है। 3 आयाम होते हैं समानता के मुख्य। पहला है कानूनी समानता, दूसरा है राजनीतिक समानता और तीसरा है सामाजिक आर्थिक समानता। अब ये तीनों को हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट देखिए कानूनी समानता। देखिए ये मैंने आपकी SOL की बुक से ली हुई है, तो आप इसमें से देख सकते हो। परंपरागत उदारवाद जब तक यह सामंतवादी और धार्मिक विशेषाधिकारों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था का विचार था। क्या मतलब है इसका कि ये बहुत पुराना विचार है जिसे हम पढ़ चुके हैं कि अवसरों की समानता का अभिप्राय है जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति के मौलिक अधिकारों की प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान सुरक्षा। अन्य शब्दों में यदि विशेषाधिकारों को कानून द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तथा अधिकारों को समान कानूनी संरक्षण दे दिया जाता है तो व्यक्ति के विकास में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं रहेगा। इस संदर्भ में कानूनी समानता का अर्थ दोहरा था। क्या अर्थ दोहरा था कि इसका कानून का शासन और कानून की समानता। अब कानून के शासन का अर्थ था कि शासन और आज्ञा पालन के संदर्भ में कानून सर्वव्यापी रहेगा, कि सर्वोपरि होगा। वो कानून से कोई भी ऊपर नहीं हो पाएगा, सबसे ऊपर कानून ही होगा। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो वह स्वयं को कानून से ऊपर घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि इसका अर्थ होगा मनमाना शासन। कानून की समानता का अर्थ है कानून की समाज में के प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। कि कानून की समानता का मतलब है कि कानून गारंटी देता है कि सभी लोग को समान अवसर मिलेगा, हर चीज़ में उन्हें समानता मिलेगी। ऐसा कानून क्या करता है, हमें समानता का गारंटी देता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है कानून के समक्ष समानता। अब कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण क्या होता है ये पढ़ेंगे आगे देखिए कानून के समक्ष समानता। इसका सरल भाषा में यह अर्थ होगा कि समाज में सभी व्यक्ति, समूह, वर्ग, संस्थाएं आदि राज्य के सामान्य कानून के अधीन होंगे। न्यायालय केवल राज्य द्वारा स्थापित कानून को मान्यता देगी, वो अपना मनमानी नहीं कर सकती है, ठीक है। इसका अर्थ यह भी है कि समान लोगों के लिए कानून समान होगा तथा समान रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कानून अमीर, गरीब, जमींदार, किसान, पूंजीपति और मजदूर में कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस कानून के समक्ष समानता का मतलब यही चीज़ है कि सब उसके समक्ष क्या होंगे, समान होंगे। कानून का समान संरक्षण। अब कानून का समान संरक्षण का क्या मतलब है, इसका अर्थ है कि असमान परिस्थितियों में कानूनी दृष्टिकोण से कुछ तर्कसंगत भेदभाव किए जा सकते हैं। कानून के समक्ष समानता का अर्थ निरंकुश समानता नहीं है। किसका मतलब ये चीज़ नहीं है कि निरंकुश शासन हो गया है, नहीं। इसका अर्थ है समान लोगों के लिए समान कानून और असमान लोगों के लिए असमान कानून। जैसे कि आप देख सकते हैं अनुच्छेद 14 में भारतीय जो संविधान में बताया गया है कि जन्म, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव अस्वीकार करने के बावजूद भारतीय संविधान कुछ तर्कसंगत भेदभाव करता है। जैसे निम्न जातीय और उपजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण देता है, वो औरतों के लिए बसों में आरक्षित सीटें व मुफ्त यात्रा करवाता है, विद्यार्थियों अथवा बुजुर्ग नागरिकों को रेल किराए में रियासत आदि। इन भेदभाव का आधार पिछड़ापन, लिंग, आयु
अयोग्यता आदि कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्य कानून की सुरक्षा असमानता के आधार पर करता है, न कि समानता के आधार पर। तो हम ये देख सकते हैं कि कानून का जो समान संरक्षण है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं असमानता का भाव है कि सबके लिए इक्वल नहीं है, कि जो लोग गरीब है या जो जनजाति वर्ग के लोग हैं उन्हीं को सिर्फ आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो लुकाच क्या कहते हैं? लुकाच के अनुसार कानून के समक्ष समानता का अर्थ यह जरूरी नहीं होता कि कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा, परंतु यह निश्चित करना होता है कि सबकी पहुंच में होगा, अर्थात कोई व्यक्ति इतना छोटा नहीं होगा कि वह कानून की शरण लेने के योग्य ना हो, और न ही कोई इतना बड़ा हो कि वह कानून के प्रति उत्तरदायी ना हो, कि कानून उसके लिए कुछ भी मायने न रखता हो, कि वो इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कानून की समानता है क्या। राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अभिप्राय है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, जैसे मत देने का अधिकार, शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार। समाज में कोई ऐसा विशेष अधिकार युक्त वर्ग नहीं है जिसका संपूर्ण शासन व्यवस्था पर अधिकार हो। इस प्रकार यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक समानता की प्राप्ति केवल लोकतंत्र में ही की जा सकती है। लोकतंत्र में ही कैसे कर सकते हैं? कि लोकतंत्र की स्थापना से पूर्व व्यक्तियों के राजनीतिक अधिकार विद्यमान नहीं थे, कि एक वर्ग का शासन था पहले, क्योंकि शासन पर किसी विशेष वर्ग का अधिकार था। सभी नागरिकों को शासन तथा निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है, अतः इसमें लोगों को समान रूप से मत देने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक नियुक्तियों तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से राजनीतिक समानता संभव हो सके। कि लोकतंत्र की वजह से ही क्या हो सका कि राजनीतिक समानता संभव हो सका। आगे देखिए, क्योंकि राजनीतिक समानता का विचार प्रारंभ से ही उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना के साथ हुआ, परंतु यह सिद्धांत जिस रूप में है व्यवहार में उतनी प्रभावी नहीं है। कि हम बोल सकते हैं कि ये सिद्धांत जिस रूप में, लेकिन व्यवहार वास्तविकता में ये उतनी प्रभावी नहीं है, क्योंकि सभी लोग राजनीति में भागीदारी नहीं करते और ना ही उनकी स्थिति को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करती है, जिसके कारण शासन एक विशेष वर्ग का प्रभुत्व हो जाता है। साथ ही पूंजीवाद के उदय ने पूंजीपतियों को चुनावों में उन लोगों को जिताने के लिए प्रेरित किया जिससे उनके आर्थिक हितों की पूर्ति हो सके। इस प्रकार व्यापक सामाजिक और आर्थिक विषमताओं के कारण राजनीतिक समानता का अधिकार केवल एक कोरी कल्पना मात्र बनकर रह जाता है। कि राजनीतिक समानता दे तो दी गई है, लेकिन अभी भी होता है कि उस चीज़ में क्या करते हैं, ये जो अमीर लोग हैं वही कहीं ना कहीं पूंजीवादी जो लोग हैं वही खड़े होते हैं, और वो क्या करते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार फैलाते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। तो ये क्या देखने को मिल जाता है हमें कि एक कोरी कल्पना मात्र बनकर रह जाती है ये। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो 1 से 2 बार आपको ये पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे ना ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थर्ड समानता है हमारी सामाजिक आर्थिक समानता। सामाजिक आर्थिक समानता की दृष्टि में समानता के सामाजिक आर्थिक पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। कि सामाजिक आर्थिक जो समानता है हमारी वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। यदि कानूनी राजनीतिक समानता का विचार आरंभिक उदारवाद का नारा था, तो सामाजिक आर्थिक समानता का विचार समाजवाद के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंधों में समानता का पालन किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति समाज की सम्मानित इकाई है, कि उसको सम्मान मिले, कि ऐसा ना हो कि वो नीची जाति का है तो उसको नीची जाति के घृणा के भावना से देखे। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो समाज में सम्मान से रहे। अतः इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, परंतु ऐतिहासिक तौर पर यह बात सत्य है कि समाज में किसी भी समय समानता नहीं रही है और विषमता ही सदैव विद्यमान रही है। मतलब पुराने टाइम पे आप देखते हो कि ज़्यादातर हम क्या देखते हैं
कि हर जगह असमानता फैली हुई थी, भेदभाव फैली हुई थी, विषमताएं फैली हुई थी, तो कभी भी उस टाइम पे समानता नहीं देखी गई। परंतु जैसे जैसे मानवीय चेतना का विकास हुआ तो स्पष्ट हुआ कि यह विषमता मानव निर्मित है, कि फिर पता चला कि ये लोगों ही द्वारा बनाया गया असमानता। अतः सामाजिक समानता को लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक आगे देखिए प्रयास किए गए। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा इसी दिशा में प्रयास था और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ इस दिशा की ओर अग्रसर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सामाजिक आर्थिक समानता क्या होती है। आपका समतावाद। अब समतावाद का स्वरूप आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम पहले ये पढ़ेंगे समतावाद होता क्या है। देखिए समतावाद एक तरीके का दृष्टिकोण है, जैसे हमने उदारवादी दृष्टिकोण पढ़ा था, मार्क्सवादी दृष्टिकोण पढ़ा था, वैसे ही समतावादी एक दृष्टिकोण का नाम है। ठीक है, तो समतावाद लोग कौन से होते हैं? जो कहते हैं कि समाज में हर चीज़ के लिए समान अधिकार मांगते हैं, वो लोग होते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि अधिकार कौन कौन से होते हैं, तो उसमें से बहुत सारे अधिकार है कि वो कहते हैं ये सारी सबको होना चाहिए, सभी जनता को प्रोवाइड करवा देना चाहिए ये समानता। ठीक है, तो समतावादी इगैलिटेरियन का जो ईगल शब्द है फ्रेंच भाषा में इसे फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ समान है। इसका अर्थ क्या होता है? समान। राजनीतिक दर्शन में समतावाद चिंतन की प्रवृत्ति के रूप में मानते हैं कि राजनीतिक दर्शन में माना जाता है समतावाद जो चिंतन है उनका प्रवृत्ति क्या है। चिंतन का कहना है कि समता का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि समानता सभी के लिए समान है। सिर्फ समानता का अधिकार घोषित कर देने से समाज के वंचित वर्गों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, कि सिर्फ नाम मात्र पे घोषित कर दिया जाएगा कि चलो हो गया है, समानता दे दी गई है, लेकिन जब तक उसको लागू नहीं किया जाएगा, जब तक उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक वो समानता क्या वास्तविकता बन पाएगी। बल्कि उनका कहना है जो राजनीतिक समानता के स्तर पर जो सुविधाएं वो समाज के छोटे से छोटे लोगों तक पहुंच जाए। मतलब कि क्या है कि समतावाद कहते हैं, समतावादी लोग कहते हैं कि समाज में समानता तो दे दी गई है, लेकिन उसको सिर्फ घोषित भर कर देने से वो चीज़ वास्तविकता नहीं बन जाएगी, बल्कि क्या करना चाहिए कि छोटे से छोटे लोगों तक पहुंचाना चाहिए इस समानता को। जो भी चीज़ उनको ज़रूरत की लगती है, जिसमें लोग समान हक रखते हैं कि उनको वो चीज़ मिलना चाहिए, तो सरकार को क्या करना चाहिए, उन सभी सुविधाओं को छोटे से छोटे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आगे देखिए, जब सुविधाएं पिछड़े वर्गों तक सुचारू रूप से पहुंच रही हैं, तब हम कह सकते हैं यह समतावादी व्यवस्था है। समतावादी के स्वरूप। अब हम इस टॉपिक पर आते हैं, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि समतावादी व्यवस्था है क्या। तो समतावादी के स्वरूप हम देखते हैं तो दो स्वरूप है इसके। एक है तात्विक समतावाद। तात्विक समतावाद क्या कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि कम से कम कुछ लोगों के लिए तो लाभकारी हो तथा उनके जीवन को बेहतर बनाया जाए। समाज में सभी लोगों के जीवन को गुणात्मक रूप से बेहतर बनाना समानता में थोड़ी कमी को मतलब हो सकती है। क्या मतलब है कि तात्विक समतावाद लोग कहते हैं कि ऐसा ना हो कि सब जगह समानता पहुंचाने के चक्कर में, सबको प्रोवाइड करवाने के चक्कर में किसी को भी कुछ भी ना मिल पाए। इससे अच्छा ये चीज़ है कि जिसको ज़रूरत है ना उस चीज़ की, उसको पहुंचाया जाए वो चीज़। जैसे कि अगर कोई बहुत गरीब है और उसके साथ, या कोई मुस्लिम जाति का है या कोई नीची जाति का है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, तो उसको ज़रूरत है वहाँ पे समानता की, तो उसको समानता मिलनी चाहिए वहाँ पर। तो तात्विक समतावादियों के अनुसार यह एक स्वीकार्य दृष्टिकोण होना चाहिए कि जिस कि सब तक नहीं पहुँचे, लेकिन कुछ वर्गों तक तो कम से कम पहुँचना ही चाहिए, ऐसा मानना है तात्विक समतावादियों का। अर्थात असमानता केवल तभी समाप्त हो सकती है यदि ऐसे लोगों को उनके स्रोतों तथा संसाधनों से वंचित कर दे जो अपेक्षाकृत
समृद्ध हैं और इन्हें उसी स्तर पर लाया जाए जिस पर अन्य गरीब लोग हैं। क्या बोलना है इनका कि तात्विक समतावादी लोग मानते हैं कि गरीब इंसान को जो अमीर इंसान का सामान है वो बांट देना चाहिए, कि सबको इक्वली वो सामान बांटकर और फिर एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए। फिर इससे क्या होगा कि समाज में हर जगह समानता फैल जाएगी। ऐसा मानना है तात्विक समतावादी लोगों का। तो तथापि आलोचकों का मानना है कि आलोचक कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों के संसाधनों को कम करके समानता लाना असमानता को कम करके करने का कोई अच्छा विकल्प नहीं है। कि आलोचक कहते हैं कि ऐसा करने से ज़्यादा अधिक समानता नहीं आ पाएगी, कि उल्टा और क्या हो जाएगा, असमानता बढ़ जाएगी। बहुलवादी समतावादी केवल समानता को ही अपना एकमात्र उद्देश्य नहीं मानते, वह अन्य मूल्य एवं सिद्धांतों को भी महत्व देते हैं, जैसे कल्याण का सिद्धांत। अब जो बहुलवादी समतावादी लोग हैं, बहुलवादी का मतलब होता है कि अनेक मत वाले लोग। अब अनेक मत वालों में समतावादी लोग भी आते हैं। तो समतावादी कहते हैं कि सिर्फ समतावादी समानता को ही नहीं देखता है, वो मूल्य और सिद्धांतों पे भी गौर करता है। ठीक है, आगे देखिए, बहुलवादी समतावादी समानता व कल्याण में से कल्याण को अधिक श्रेष्ठता देते हैं। तो बहुलवादी समतावादी जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि कल्याण में से कल्याण को अधिक श्रेष्ठता देते हैं। ठीक है, अन्य शब्दों में समाज में सभी लोगों के जीवन को गुणात्मक दृष्टिकोण से बेहतर बनाने के लिए समानता में थोड़ी कमी भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। कि वो कहते हैं कि अगर थोड़ी कमी की कुछ वर्ग तक ही अगर वो चीज़ पहुंचती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पहुंच तो रही है कुछ वर्गों तक ही। तो ये कहना है इनका। अब यांत्रिक समतावाद क्या चीज़ है? ये यांत्रिक समतावाद कौन से लोग होते हैं? समतावाद का यांत्रिक दृष्टिकोण समानता को एक साधन के रूप में मानते हैं। कि ये मानते हैं कि जो समानता है ना वो एक यंत्र है। ठीक है, तो वो यंत्र से यांत्रिक होता है। ठीक है, इनके अनुसार समानता का अर्थ तभी सार्थक होगा जब इसे कुछ अन्य आदर्शों की प्राप्ति के साथ जोड़ा जाए, जैसे सर्वव्यापी स्वतंत्रता, मानवीय क्षमताओं का विकास, दुखों में कमी तथा लांछनों की समाप्ति। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो हमारा समानता है वो हो पाएगा। ऐसा कहते हैं यांत्रिक समतावादी। मतलब वो साधन के रूप में मानते कि एक साधन का प्रयोग करके ही समानता लाया जा सकता है। जैसे कि इसमें बोला है कि अगर सब जगह स्वतंत्रता आ जाएगा तो समानता अपने आप आ जाएगा, अगर मानवीय क्षमताओं का विकास हो जाएगा तो अपने आप समानता आ जाएगा। तो ऐसा मानते हैं यांत्रिक समतावादी लोग। आगे देखिए, वह लोग जो समाज में बदतर जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए असमान परिस्थितियों का अर्थ होता है कई प्रकार की हानियां व बुराइयां। परंतु इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि असमानता अपने आप में एक बुराई है। यांत्रिक समतावादी तर्क देते हैं कि समानता प्राप्ति की हमारे आदर्श की पृष्ठभूमि में समानता के अतिरिक्त कुछ अन्य मौलिक नैतिक आदर्श होते हैं। जब हम इन आधारों पर असमानता का विरोध करते हैं तब हम समानता को एक साधन मानते हैं। जैसे हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, कि अगर मान लो कि हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं लेकिन क्या हो कि वो चीज़ हमें मिल तो गई है मौलिक अधिकार के रूप में, कि मौलिक अधिकार में हमें है ना कि समानता का पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो समानता का अधिकार है, तो हम वो जो मौलिक अधिकार है ना वो हमें एक साधन है। मौलिक अधिकार एक साधन है। अगर मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, अर्जी लगा सकते हैं जाके हाई कोर्ट में। तो यही कहने का मतलब है यांत्रिक समतावादियों का, कि एक यंत्र के रूप में एक साधन दी जाती है जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि उस अधिकार को ले सकते हो। जैसे मौलिक अधिकार एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो। ये देखिए, इसका अर्थ यह है कि यांत्रिक समतावाद समानता तभी सार्थक होगा जब इसमें कुछ आदेशों को जोड़ा जाए, जैसे स्वतंत्रता, मानवीय क्षमताओं का विकास, दुखों में कमी तथा कुरीतियों की समाप्ति आदि। वह लोग जो समाज में सबसे मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं, समाज में असमानताओं का विरोध करते हुए एक समानता का साधन का स्रोत उपलब्ध कराए ताकि हर किसी तक सुविधाएं जाए। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट देखिए समतावाद के प्रकार। समतावाद के अनुसार किसकी समानता। अभी हमने देखा तात्विक समतावाद और यांत्रिक समतावाद, तो अब समतावाद के अनुसार किसकी समानता होनी चाहिए। यदि समतावाद समानता लाना चाहता है तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि समानता किसकी। इस संदर्भ में समतावादी कल्याण की समानता, संसाधनों की समानता तथा सामाजिक वस्तुओं की समानता की बात करते हैं। इसी संदर्भ में अमर्त्य सेन का पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्षमताओं की समानता के रूप में देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो तीन इन्होंने समानता दी हुई है ये चीज़ है क्या। ठीक है, ये देखिए ये जो तीन चीज़ें, कल्याण की समानता, संसाधनों की समानता और सामाजिक वस्तुओं की समानता, ये चीज़ है क्या, आगे फर्स्ट देखिए कल्याण की समानता। यह अधिकार समाज के समान रूप से वितरण में विश्वास करता है। ठीक है, कि ये क्या विश्वास करता है कि सभी लोगों को समान हर चीज़ वितरण किया जाए। वह इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं करता है कि एक व्यक्ति को कितना संसाधन मिलता है, बल्कि यह संसाधन प्रत्येक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों को जितनी खुशी या संतुष्टि देता है या नहीं, कि अगर उसको संतुष्टि उतने में नहीं है तो उसको क्या, उसको खुश रखने का, इसमें पूरा खुश रखने की कोशिश किया जाएगा। ये होता है कल्याण की समानता, कि हर किसी को इक्वल दिया जाए, कि उसमें ये नहीं देखा जाए कि उसको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो समतावादी विचारक समाज में कल्याण की दिशा में सभी प्रकार की असमानताओं के प्रत्येक कारण को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है, कि वो कल्याण की समानता में ये नहीं मानते कि हर प्रकार की असमानताओं को दूर किया जाए, क्योंकि कुछ असमानताएं भी ठीक होती हैं। कल्याण का समतावादी दृष्टिकोण एक सीमित क्षेत्र तक सीमित है, जैसे कि सभी लोगों की मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि से समाज के सभी लोग मौलिक कल्याण के समान स्तर पर आ जाएंगे, कि अगर जो इंसान को ज़रूरत है, जो समाज में ज़रूरत की चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाए वो चीज़, जिसको ज़रूरत नहीं है तो उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा बोलते हैं समतावादी लोग। तो कल्याण की समानता आप समझ गए होंगे। सेकंड है आपका संसाधनों की समानता। डॉर्किन का मानना है कि संसाधनों का असमान वितरण तभी उचित माना जा सकता है जब उन्हीं के निर्णय तथा नियतों का परिणाम होता है, कि मतलब कि अगर असमान वितरण किया जा रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर एक इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कि जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है उसी को उतना मिलना चाहिए। किसी को ज़्यादा ज़रूरत है तो उसे ज़्यादा मिलना चाहिए, किसी को कम ज़रूरत है तो कम, किसी को अगर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं देना चाहिए, ऐसा मानते हैं डॉर्किन। इस संदर्भ में डॉर्किन एक काल्पनिक नीलामी की बात करता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समान भुगतान के माध्यम से संसाधनों का बंडल इकट्ठा कर सकता है, कि अगर ऐसा होगा कि सबको एक समान दिया जाए, कि मतलब जिसके पास पहले से वो चीज़ है बहुत ज़्यादा, उसे वापस उतना ही मिल जाएगा, तो क्या होगा, वो बंडल की तरह इकट्ठा करेगा ना उस चीज़ को, ताकि कोई भी व्यक्ति दूसरे के बंडल से ऐसा ना करे, ताकि दूसरे के क्या होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति दूसरे के से ज़्यादा ना रख पाए, है ना, कि उसके पास सबसे ज़्यादा वो चीज़ इकट्ठी हो जाए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आवंटित का मतलब होता है बांट कर दिया जाने वाला। ठीक है, तो आवंटित दी जाने वाले संसाधनों के महत्व को इस बात से परिभाषित किया जाएगा कि उन संसाधनों की अन्य लोगों के बीच मुक्त बाजार में कितनी मांग है। कि क्या बोलते हैं डॉर्किन, कि उस इंसान को वैसे ही मिलना चाहिए जैसे कि एक मुक्त बाज़ार में मिलता है। मुक्त बाज़ार का मतलब है, आप लोकल मार्केट बोल सकते हो या फ्री मार्केट बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे बाज़ार में क्या होता है कि आपको जितनी वो चीज़ की ज़रूरत होती है उतना ही आप खरीदते हो ना, वैसे ही क्या करना चाहिए, संसाधनों को बांट देना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, इस प्रकार उसका वितरण व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पर निर्भर करेगा कि उसको कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की। इस वितरण से यदि कोई असमानता उत्पन्न होती है तो यह उचित होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इस खुली लॉटरी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो लेनी होगी कि उसको उस चीज़ की हकीकत में ज़रूरत है या नहीं है। डॉर्किन के अनुसार प्राकृतिक लॉटरी को संतुलित करने का यही एक तरीका है। प्राकृतिक लॉटरी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक तरीके लॉटरी होगा ना जो फ्री में लग जाता है लोगों का, वो चीज़ होगा। तो प्राकृतिक जो संसाधन होता है उसकी लॉटरी की बात की जा रही है यहाँ पर, कि इस प्रकार के पुनः वितरण द्वारा योग्य लोगों की दासता से मुक्ति पाई जा सकती है। कि अगर इस प्रकार वितरण किया जाएगा तो क्या होगा, लोगों की दासता मतलब लोगों को जो दास बनाया जाता था ना, वो उससे हम मुक्त हो पाएंगे।
थर्ड देखिए, सामाजिक वस्तुओं की समानता। अब सामाजिक वस्तुओं की समानता क्या होती है? समाज में प्रत्येक व्यक्ति में आय तथा धन की समानता, स्वास्थ्य देखभाल तथा शैक्षिक साधनों तक समान पहुंच, इसे ही बोलते हैं हम क्या? सामाजिक वस्तुओं की समानता बोलते हैं। कल्याण की समानता, व्यक्तिगत विषमताओं का मतलब होता है कठिनाई, ठीक है, के प्रति अच्छी संवेदनशील है, जबकि समानता अत्यधिक असंवेदनशील है। क्या मतलब है इसका? कि कल्याण की समानता कहती है कि सभी व्यक्ति को एक समान खुश रहने का अधिकार है, तथा दूसरी तरफ समानता में यह कहा जाता है कि हर व्यक्ति को समानता है हर चीज़ की, लेकिन उस इंसान तक पहुंचा या नहीं पहुंचा यह गारंटी समानता नहीं देता है ना। कि कल्याण क्या करता है? कल्याण की समानता तो इस चीज़ की गारंटी देता है कि वो चीज़ पहुंचेगी, कि सबको वो चीज़ इक्वल प्रोवाइड होगी, लेकिन समानता ये चीज़ सिर्फ घोषणा मात्र करके रह जाता है, वो वास्तविक नहीं बन पाता है, वो कोई गारंटी नहीं देता है कि वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने यूनिट 2 डिसिप्लिन का पार्ट 2 किया था और इसमें हमने समानता को कंप्लीट किया है। तो स्वतंत्रता कंप्लीट हो चुका है आपका और समानता भी कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाली इस वीडियो में अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम न्याय और अधिकार कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने यूनिट 1 और पार्ट 1 यूनिट 2 का नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ पहले वो जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा। तो प्लीज़ के स्टडी पॉइंट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।